बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद। और बच्चों, आज हम सविनय अवज्ञा की ओर का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, सविनय अवज्ञा की ओर असहयोग आंदोलन पूरे देश में व्यापक जनाधार वाला आंदोलन बन गया था। शहरों में भी और देहातों में पूरे देश के अंदर यह फैल चुका था और सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया था, बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। असहयोग आंदोलन पूरे देश में व्यापक जनाधार वाला आंदोलन बन गया था, यानी इसका जनाधार बहुत बड़ा था, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। शहरों और देहात सभी जगह फैले इस आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन ने अपना हिंसक रूप धारण कर लिया तो फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन ने जब हिंसक रूप धारण कर लिया तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। महात्मा गांधी जी को लगता था कि इन सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए जिससे सत्याग्रही अपने नियमों पर चलें। उनको लगता था कि सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे भी थे जो अब इन जन संघर्षों से थक चुके थे, ऊब चुके थे। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। और फिर 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया था, उनके अंदर भी वो अब हिस्सा लेकर के यानी चुनाव लड़ना चाहते थे, प्रांतीय परिषदों में चुन करके वो जाना चाहते थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। यानी प्रांतीय परिषदों का 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठन हुआ था और उसके चुनाव होते थे। उन चुनावों में वो भाग लेकर के और वो भी उनमें जाना चाहते थे, परिषदों में जाना चाहते थे। लेकिन परिषदों में वो क्यों जाना चाहते थे? परिषदों में वो इसलिए जाना चाहते थे कि वो वहां जाकर के ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उन नीतियों का विरोध करने के लिए उनको वहां जाना था। ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना चाहते थे। और इसके अलावा कोई भी सुधार की बात होती, अगर सुधार करने की स्थिति आती तो उसकी भी उनको वहां जाकर के ही वकालत करनी थी, सुधारों की वकालत करना चाहते थे। और वो ये भी दिखाना चाहते थे कि ये जो परिषदें हैं ये लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं हैं, तथा यह दिखाना चाहते थे कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं हैं। और इसके लिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने ही इन परिषदों में जाकर के और राजनीति करने के लिए यानी राजनीति में वापस लौटने के लिए और उन्होंने कांग्रेस में एक स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था, यानी स्वराज पार्टी बनाई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला था। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे, वो युवा नेता मतलब उग्र जन आंदोलनों के द्वारा, यानी ऐसे जन आंदोलन होने चाहिए जो उग्र हों, उनके द्वारा वो पूर्ण स्वतंत्रता का दबाव बनाए हुए थे कि अब तो हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, जिसके लिए हमको ऐसे आंदोलन करने चाहिए जो उग्र हों। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलनों के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर ही देखिए एक ऐसे माहौल के अंदर एक विशेष बात हुई। 1920 से जो 30 का दशक था, इस दशक के अंतिम वर्षों के अंदर इस प्रकार के दो तत्व उभर करके आए जिससे पूरी की पूरी भारतीय राजनीति की रूपरेखा ही बदल गई।
इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 1920 से 30 के दशक के आखिरी वर्षों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा ही बदल दी। अब वो दोनों तत्व क्या थे? एक तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, यानी पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी छा गई थी, सारा विश्व ही उसकी लपेट में था, तो भारत में भी उसका बहुत व्यापक असर हुआ। और इसी के साथ में एक साइमन कमीशन का भी गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये दोनों ही ऐसी चीजें थी जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा पूरी की पूरी ही बदल डाली थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर क्या हुआ? देखिए, 1926 के बाद में जो कृषि उत्पाद थे उनकी कीमतें बहुत तेजी से गिरने लग गई थी और स्थिति ये आ गई थी कि 1930 के बाद में तो वो कीमतें पूरी तरह से धाराशायी हो गई थी। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से ही धाराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की इस प्रकार से जो कीमतें गिर रही थी और उनकी मांग गिर रही थी, इसके साथ साथ निर्यात भी कम होता जा रहा था, तो किसानों के लिए फसल को बेचना ही बड़ा मुश्किल हो गया था। उसके दाम ही नहीं मिल पा रहे थे और जब दाम ही नहीं मिलते उसको फसल बेचने से, तो वो अपनी लगान को कैसे चुकाता, अपने करों को कैसे चुकाता। कृषि उत्पादों की मांग गिरने से और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। यानी उनके पास लगान चुकाने के लिए पैसे कहां से आते जब इतनी मंदी के अंदर उनकी फसल ही नहीं बिक पा रही थी, उनकी उपज ही नहीं बिक पा रही थी। तो 1930 के बाद में आप ये देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत उथल पुथल की स्थिति हो गई, किसान की स्थिति बहुत खराब आ गई। यानी पूरे विश्व की जो आर्थिक मंदी थी उसका असर भारतीय ग्रामीण लोगों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। साइमन कमीशन का गठन, इसी समय ब्रिटेन की जो नई टोरी सरकार बनी थी उसने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। उसी समय थोड़े समय पहले यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन चला ही था, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में ये इस आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग का काम क्या था? भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ पर कार्य कर रही है उसका अध्ययन करना था और उसके साथ साथ कोई सुझाव थे तो वो सुझाव भी देना था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कर उसके बारे में सुझाव देना था। यानी भारत में संविधान के हिसाब से किस प्रकार से कार्य हो रहा है, उसकी कार्यशैली यहाँ किस प्रकार की है, ब्रिटिश सरकार यहाँ किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये सारी कार्यशैली को पहले तो उनको अध्ययन करना था और उस अध्ययन करने के बाद में उसमें कुछ भी सुधार के लिए उनको सुझाव देने थे। इस प्रकार इस कार्य के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, इसके सारे सदस्य अंग्रेज ही थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे सदस्य इसके अंग्रेज ही थे। तो फिर साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो आप ये देखिए कि उसका स्वागत उसके विरोध में नारों से किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, इस प्रकार के नारे लगे। यानी उसका स्वागत इन विरोधी नारों के द्वारा हुआ। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। और उस समय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य जो भी यहाँ पार्टियां थी उन सभी पार्टियों ने इस कमीशन का विरोध किया, प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था इसके विरोध में। लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय ने भी एक आंदोलन छेड़ दिया इस कमीशन के विरोध में
और उनका आंदोलन इतना विस्तृत था कि अंग्रेज सरकार भी हिल गई कि ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है। और फिर एक दिन जब वो एक जुलूस निकाल रहे थे, यद्यपि वह जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से था, फिर भी अंग्रेज अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने आकर के उनके ऊपर लाठियां बरसा दी और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए और उसके बाद में 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो गए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे अंग्रेज सरकार हिल गई। अंग्रेजों ने विरोध करने वालों पर लाठियां बरसाईं, जिसमें 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय शहीद हो गए। आप ये देख लीजिए, साइमन कमीशन के कारण उन्होंने लाठियां खाई, उसके विरोध में जब प्रदर्शन कर रहे थे, और वो शहीद हो गए 17 नवंबर 1928 को। जब चारों तरफ बहुत ज़्यादा विरोध हो गया तो उसको विरोध को शांत करने के लिए तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 के अंदर भारत में डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा कर दी कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स के रूप में बनाया जाएगा। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान कर दिया, यानी अधिराज्य के रूप में भारत देश को विकसित किया जाएगा। यद्यपि इस बारे में उन्होंने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी कि यानी ये कब तक किया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने भावी संविधान निर्माण करने के लिए गोलमेज सम्मेलन होंगे, इस बात के लिए उन्होंने जवाब दिया था। यद्यपि उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, बस इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यानी उन्होंने कुछ शांत करने के लिए ये बात कही कि गोलमेज सम्मेलन किए जाएंगे और उनके अंदर भावी संविधान का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस के नेता इस बात से संतुष्ट नहीं थे और आप ये देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का जो एक खेमा था, जिसमें बहुत तेज तर्रार नेता थे, उन्होंने अपने आक्रामक रुख दिखाना प्रारंभ कर दिया था। वो बहुत आक्रामक हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के तेज तर्रार खेमे के नेता आक्रामक तेवर दिखाने लग गए थे, अपनाने लग गए थे। लेकिन जो मध्यम मार्गीय और उदारवादी विचारधारा के कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने तो ये कहा कि ब्रिटिश डोमिनियन के तहत ही संवैधानिक व्यवस्था की जानी चाहिए, वही हमारे लिए ठीक है। यद्यपि इन उदारवादियों का प्रभाव अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ था, उनका प्रभाव बहुत कम हो गया था। मध्यमार्गी नेता और उदारवादी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। अब देखिए, पूर्ण स्वराज दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस सम्मेलन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की बात को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था और यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 का जो दिन है उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन सभी पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष करने की शपथ लेंगे। और यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी इस दिन 26 जनवरी 1930 के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। यद्यपि इस तरफ बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया, यानी बहुत कम लोगों ने ही इस काम को किया। यद्यपि इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया और अब महात्मा गांधी को फिर इसके लिए फिर एक नया रास्ता या नया आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया गया कि यानी अब उनको महात्मा गांधी को कोई दूसरा आंदोलन चलाना था। स्वतंत्रता दिवस की शपथ
26 जनवरी 1930 को। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की जो शपथ ली गई थी उस दिन, यानी स्वराज के लिए संघर्ष करने की शपथ थी, वो शपथ पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने ली और वो शपथ इस प्रकार से थी। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक अहरणीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले। अहरणीय यानी जिसको कोई भी हर नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। इस प्रकार से भारतीय जनता का भी एक अधिकार है कि वो आज़ाद होकर के रहे। जैसे किसी भी समाज को इस प्रकार का अधिकार होता है, वो हमारा भी अधिकार है। अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। यानी जो भी मेहनत करें हम भारतीय, उसका हमको फल मिलना चाहिए। हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, हमसे बेगारी नहीं करवाई जानी चाहिए, भूदासत्व की प्रथा नहीं करवाई जानी चाहिए। और जो भी हमारी जीवन की आवश्यकताएं, उनको हम मेहनत से और परिश्रम से प्राप्त कर सकें। ऐसा हमारा देश होना चाहिए, ऐसा हमारा राष्ट्र होना चाहिए और सबको आगे बढ़ने के लिए पूरा अवसर मिलना चाहिए। यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सबके लिए समान अवसर हो, इस प्रकार का राष्ट्र होना चाहिए। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और उन्हें दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। इस शपथ में यह भी था कि उसमें यह भी कहा गया कि हम इस प्रकार से भी मानते हैं कि यदि कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार अपने लोगों के अधिकारों को, उनके मूल कर्तव्यों को, मूल अधिकारों को दबाती है, उनके अधिकारों को वो नहीं देती है, तो ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए और अथवा उसको वहां से हटा ही देना चाहिए, यानी समाप्त ही कर देना चाहिए। भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण भी किया है। यानी बरसों से जो यहाँ ब्रिटेन की सरकार बनी हुई है, उसने हमारे पूरे देश के यानी भारतीयों को, हमारी स्वतंत्रता तो उन्होंने छीनी है, इसके अलावा उन्होंने हमारा शोषण भी किया है। शोषण किस प्रकार से किया है कि वो हमारा सब कुछ यहाँ से ले गए। हमारे यहाँ वो यहाँ से कच्चे माल को ले जाते थे और वहाँ से बना बनाया तैयार माल लाते थे और बीच में बहुत ज़बरदस्त मुनाफा होता था। उस मुनाफे से वो बहुत पैसा कमाते थे और हमारे यहाँ के लोगों को कच्चे माल के बदले में बहुत कम दाम देते थे और बहुत ज़बरदस्त शोषण करते थे, लगान भी लेते थे। उसने देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। यानी ब्रिटेन की सरकार ने हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब कर दी, सारा शोषण कर लिया, सब कुछ यहाँ से ले गए, सब कुछ लूट करके ले गए। राजनीतिक ढांचा भी हमारा यहाँ का पूरा उन्होंने खत्म कर दिया। सांस्कृतिक जो हमारी विरासत थी वो भी अब कहाँ, हम वैभवशाली सांस्कृतिक इतिहास वाले लोग थे, वो भी उन्होंने अब पूरी की पूरी यहाँ समाप्त कर दी और आध्यात्मिक रूप से भी हमको बहुत ही नीचे ला के पहुंचा दिया है। इस प्रकार से उन्होंने हमारा हर प्रकार से शोषण किया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी हमको अब ब्रिटेन से किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन से संबंध रखने से हमारा क्या हाल हुआ है यह हमें ही पता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने इस स्वराज के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के सपने देखे थे, यद्यपि अभी इसमें कुछ समय बाकी था। बच्चों, आज हम यहीं विराम लेते हैं और इसके बाद में हम अगले भाग के अंदर नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।